तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग समझेंगे कि अगर किसी डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि एक मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और ये जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो है थीटा एंगल बनाए हुए है, ठीक है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि माइनस क्यू चार्ज पर एक फोर्स लग रहा है और प्लस क्यू चार्ज पर भी फोर्स लग रहा है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन जो है अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्यू ई होता है। तो सभी जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका भी, इस पर भी जो फोर्स लग रहा होगा उसका भी वैल्यू क्यू ई होगा, और प्लस चार्ज पर भी जो फोर्स लग रहा होगा उसका भी वैल्यू क्यू ई होगा। सो यहाँ पर जो है नेट फोर्स जो है जीरो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टॉर्क का वैल्यू जो है जीरो नहीं है, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर हम फोर्स की जगह पर क्यूई अगर लिख दें और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो 2a है, जो डाइपोल लेंथ है, वो एक हाइपोटेनस के जैसा बिहेव करेगा, और ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन और F1 एंड F2। इसको आप पीछे की तरफ मिल लाएंगे तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड F2, जिसका वैल्यू जो है 2a sin थीटा होगा। आप sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस फॉर्मूला से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस के जगह पर 2a sin थीटा लिख दिया, और एक तरह से q इंटू 2a को हम लोग p जानते हैं कि इसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, और e जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और sin थीटा, और इस तरह जो है हमारा एक फार्मूला मिल गया ताउ इक्वल टू पी sin थीटा, और ये मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला है। और अगर आप वेक्टर के रूप में लिखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर sin थीटा है, तो इसको आप लोग p क्रॉस e लिख सकते हैं, ठीक है। और p क्रॉस e जो है एक वेक्टर फॉर्म में हो गया टॉर्क, और इसे जो भी, और इससे ये भी प्रूफ हुआ कि जो टॉर्क होता है उसका डायरेक्शन जो है जिस प्लेन में P और E है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा इस टॉर्क का डायरेक्शन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी C बराबर A क्रॉस B होता है तो C का डायरेक्शन जो है A और B जिस प्लेन में होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो उसी टाइप से P क्रॉस E बराबर अगर टाउ है, टाउ वेक्टर है, तो इस तरह हमारा जो है जिस प्लेन में P और E होगा उसके परपेंडिकुलर जो है टाउ का डायरेक्शन होगा। ओके, प्रैक्टिकली सिंगल चार्ज और डिस्क्रीट चार्ज जो है पॉसिबल नहीं होता है, और चार्ज जो है एक्चुअल में सरफेस पर पाया जाता है बहुत सारा क्वांटिटी में, और उस बेसिस पर जो है हम लोग चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं: लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अभी हम लोग समझते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है। तो किसी वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पर अगर यूनिट लेंथ में जितना चार्ज मौजूद होता है उसी को लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। जैसा आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ ये इतना लेंथ जो है डेल एल है, डेल एल लेंथ में अगर डेल क्यू चार्ज मौजूद है तो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज मौजूद होगा, तो लैम्डा इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल एल हो जाएगा, और ये इसका ऐसा यूनिट है लीनियर चार्ज डेंसिटी का कूलम पर मीटर। ओके, और इसी तरह सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, तो यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस पर जितना चार्ज मौजूद होता है उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। यहाँ पर भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर डेल एस एरिया है, और इस डेल एस एरिया में डेल क्यू चार्ज मौजूद है, तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा तो डेल एस से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह हमारा फार्मूला हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल एस, और इसका ऐसा यूनिट जो है कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। और ये आप याद रखें कि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि सरफेस जो है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, तो यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी पर जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड मौजूद होता है उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और इसी तरह जो है मान लीजिए कि यहाँ डेल भी एक वॉल्यूम है जिसमें जो है डेल क्यू चार्ज मौजूद है, तो यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होगा डेल क्यू बाई डेल भी होगा, और इसका ऐसा यूनिट जो है कूलम पर मीटर क्यूब होगा।